आज की वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इससे पहले हमने ह्यूमन का नर्वस सिस्टम देखा था। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब भी हम किसी सिस्टम की बात करते हैं तो मैंने आपको नर्वस सिस्टम में भी बताया था कि बहुत सारी चीज़ें मिलकर एक साथ यदि काम कर रही हैं तो उसे अपन सिस्टम कहते हैं। इसी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें तो यहाँ पर कई सारे ऑर्गन्स हैं, कुछ ग्लैंड्स हैं जो मिलकर डाइजेशन जैसे काम को कर रही हैं, इसलिए यहाँ पर एक सिस्टम बन जाता है जिसे अपन डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। आज हम ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, क्या क्या उसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं, पूरी प्रोसेस किस तरीके से होती है वो आज हम बात करेंगे। जब अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि डाइजेशन का मीन क्या होता है। तो डाइजेशन का मीन होता है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, जिससे कि हमारी जो सेल्स हैं वो उनको आसानी से एब्जॉर्ब कर सकें। इसे ही अपन क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। कि हमारी बॉडी है कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। अब कोशिकाओं को एनर्जी चाहिए तो एनर्जी वो फूड से लेती हैं। अब हमारी जो कोशिकाएं हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स उनको नहीं ले सकती, ठीक है। उनके लिए चाहिए उन कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल हैं उनकी सिंपल फॉर्म चाहिए, जिससे कि आसानी से हमारी कोशिका उनको एब्जॉर्ब कर सके। इसी प्रोसेस को अपन डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। द फूड यू ईट हैज़ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। हम बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स के फॉर्म में अपना भोजन लेते हैं। वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं जैसे शुगर, या फिर वो प्रोटीन्स हो सकती हैं, लिपिड्स हो सकती हैं, ठीक है। इन सबको कन्वर्ट करना होता है हमें सिंपलर फॉर्म, जिससे हमारी बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब कर सके यानी अवशोषित कर सके। जब हम डाइजेशन की बात करते हैं तो ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस होती है। फिजियोकेमिकल का मतलब होता है आपका भौतिक रासायनिक प्रक्रिया। इसका मतलब ये है कि आपकी जो डाइजेशन है यानी जो पाचन है वो एक फिजिकल प्रोसेस भी है और साथ ही साथ वो एक केमिकल प्रोसेस भी है। फिजिकल प्रोसेस कैसे है, वो इसलिए है क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले भोजन हमारा माउथ के अंदर जाता है, तो वहाँ पर उसको तोड़ा जाता है। सबसे पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको तोड़ा जाता है, इसी को अपन फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद उसमें केमिकल प्रोसेस स्टार्ट होती है जब उसमें सलाइवा मिल जाती है। उसके बाद उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसलिए इसे हम केमिकल प्रोसेस भी कह देते हैं। तो इस तरीके से जो डाइजेशन है वो एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस हो जाती है। अब अपन देखते हैं, हम बात करते हैं कि जो पाचन का जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है। तो पाचन का जो मुख्य कार्य है यानी मेन वर्क है वो भोजन से ऊर्जा को लेना है या फिर भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना होता है। ये पाचन का मेन वर्क होता है। अब अपन पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम में अपन बढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारा माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है, और कंप्लीट एनस पे जाके वो खत्म हो जाता है, ठीक है। यानी कि वो मुख से स्टार्ट होता है और मुख से जाकर लास्ट में गुदा पे जाके वो खत्म हो जाता है। इस पूरी जो संरचना है इसे अपन आहार नाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं, ठीक है। कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें अपन सहायक ग्रंथियां कहते हैं। तो जो आहार नाल का पूरा जो हम कहें सिस्टम है वो माउथ से स्टार्ट होकर एनस पे जाके खत्म होता है यानी गुदा पे जाके वो खत्म होता है। और इसकी जो लंबाई मानी जाती है वो 9 मीटर के समथिंग मानी जाती है, ठीक है। और इसमें भोजन हमारा जब तक रहता है जब तक वो हमारे शरीर में रहता है। यानी जब एक बार फूड पार्टिकल हमारे माउथ के अंदर जाएगा तो जब तक वो गुदा से बाहर नहीं निकल जाएगा तब तक वो भोजन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही रहता है, ठीक है। अब अपन एक बार भोजन का जो पाथ है वो देख लेते हैं कि भोजन कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पर जाता है। तो सबसे पहले भोजन माउथ से जाता है और माउथ के बाद भोजन जाता है एक लंबी सी नली में जिसे अपन ईसोफेगस कहते हैं या फिर इसे ही अपन ग्रास नली कहते हैं हिंदी में। इसके बाद भोजन ग्रास नली से सीधा जाता है आमाशय के अंदर जिसे अपन स्टमक कहते हैं। स्टमक के बाद भोजन जाता है आंतड़ियों में या फिर आंतरों में, और इन आंतरों को कहा जाता है स्मॉल तथा लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत तथा बड़ी आंत। छोटी आंत बड़ी आंत से भोजन कंप्लीट होता हुआ लास्ट में मलाशय में जाता है जिसे रेक्टम कहते हैं, और मलाशय के बाद एनस के थ्रू वो भोजन बाहर निकल जाता है। ये तो हुआ पूरा आपका एलिमेंट्री कैनाल का प्रोसेस। इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स हैं जिन्हें अपन सहायक ग्रंथियां कहते हैं, जैसे कि माउथ में पाई जाती हैं आपकी सैलिवरी ग्लैंड्स जिन्हें अपन लार ग्रंथियां कहते हैं। उसके अलावा लीवर पाया जाता है हमारे, ठीक है, स्टमक से थोड़ा सा ऊपर। उसके अलावा लीवर के बगल में ही गॉल ब्लैडर पाया जाता है, ठीक है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। इसके अलावा पैनक्रियाज पाया जाता है गॉल ब्लैडर के जस्ट बगल में, आमाशय के पीछे की साइड, जिसे अपन पैनक्रियाज या अग्नाशय कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाता है। आहार नाल और सहायक ग्रंथियां मिलकर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं। अब अपन एक एक चीज़ देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में किस बॉडी ऑर्गन में या फिर एलिमेंट्री कैनाल में कहाँ कहाँ किस तरीके से पाचन होता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे डाइजेशन इन माउथ, यानी माउथ के अंदर डाइजेशन किस तरीके से होता है। तो देखिए, जब अपन माउथ के अंदर जाते हैं तो माउथ के अंदर हमें टंग दिखाई देती है, उसके अलावा टीथ। तो टंग को इतना डिटेल में नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन टीथ को काफ़ी डिटेल में पढ़ा जाता है। ये एक अलग टॉपिक आता है, ठीक है। लेकिन अभी हमारा टॉपिक सिर्फ पाचन है। तो पाचन जैसे ही हम फूड पार्टिकल को अंदर लेते हैं उसके बाद दांतों से उस फूड पार्टिकल को तोड़ा जाता है, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में उसको बांटा जाता है।
जिसे अपन एक फिजिकल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। टीथ जब अपना काम कर लेते हैं उसके बाद जीभ के थ्रू कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी माउथ में पाई जाती हैं। उन सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलती है यानी लार निकलती है। वो सलाइवरी ग्लैंड्स 3 जोड़ी होती हैं। कौन कौन सी हैं देखिए, एक होती है सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, दूसरी होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड और तीसरी होती है पैराटाइड ग्लैंड। इस तरीके से 3 हमारे हम कहें ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये 3 जोड़ी होती हैं। तो ये सलाइवा का निर्माण करती हैं और सलाइवा जब भोजन में मिलता है तो भोजन थोड़ा लसलसा हो जाता है। यदि हम पर डे की बात करें कि पर डे हमारे सलाइवरी ग्लैंड से कितने सलाइवा निकलता है, तो पर डे 1 से 1.5 लीटर आपका सलाइवा निकल जाता है, ठीक है। 1 से 1.5 लीटर सलाइवा ये बना लेता है और उसके बाद ये सलाइवा को हमारे मुंह में मिला देता है। आपने देखा होगा ये जो संख्या, ये जो नंबर है यानी ये जो मात्रा है, ये बच्चों में थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और इसी वजह से बच्चे जब आपने देखा होगा बच्चे कहीं खेलते रहते हैं तो उसके मुंह से लार टपकती रहती है, छोटे बच्चे जो होते हैं। इसी तरीके से यदि हम बात करें कि इनमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि एक एंजाइम है आपका लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम, ठीक है। एक लाइसोजाइम एंजाइम है जो कि लार के अंदर पाया जाता है और इस एंजाइम का काम यह है कि कोई भी यदि बैक्टीरिया या वायरस हमारे फूड के साथ आ गया है तो उसको नष्ट करना, ठीक है। ये जीवाणुनाशी होती है यानी बैक्टीरिया को यहीं से खत्म कर देती है। इसके अलावा इसमें कुछ और एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे आपका एक एंजाइम है टाइलिन, ठीक। इसके अलावा आपका एक और एंजाइम है जिसे अपन कहते हैं डाइस्टेज। इन दोनों एंजाइम का काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। टाइलिन और डाइस्टेज दोनों मिलकर स्टार्च का पाचन करते हैं। अब देखिए स्टार्च एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है यानी पॉलीसैकेराइड है। ये एक अलग से टॉपिक बनता है कार्बोहाइड्रेट और पॉलीसैकेराइड का, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ समझ रहे हैं कि कौन सा एंजाइम क्या काम करता है। तो टाइलिन और डाइस्टेज दोनों मिलकर आपके स्टार्च का पाचन करते हैं, यानी जो पॉलीसैकेराइड है उसको मोनोसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड में तोड़ने का काम करते हैं। इस तरीके से हमारा डाइजेशन माउथ के अंदर कंप्लीट हो जाता है, यानी सलाइवा उसके अंदर मिल चुकी है, अब वो लसलसा हो चुका है और जो फिजिकल प्रोसेस होनी थी यानी जो फूड पार्टिकल हमने लिया उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया है। अब यहाँ पर क्या होगा कि म्यूकस निकलती है, जो सलाइवा होती है वो भोजन को लिसलिसा या फिर हम कहें चिपचिपा बना देती है। इसके बाद भोजन ईसोफेगस में पहुंचता है जिसे अपन कहते हैं ग्रास नली, ईसोफेगस या फिर जिसे अपन कहते हैं ग्रास नली। इसके अंदर भोजन पहुंचता है तो उसको लसलसा होना जरूरी है, यदि वो लसलसा या चिपचिपा नहीं होगा तो नीचे ऊपर से नीचे वो नहीं सरक पाएगा, ठीक है। इसलिए सलाइवा का काम यहाँ पर करता है। इसके अलावा जैसे ही फूड हमारा ईसोफेगस के अंदर जाता है तो वो क्रमानुकुंचन गति करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है, क्रमानुकुंचन गतियाँ, यानी कि एक तरीके से हम बात करें कि पहले यहाँ से जो ये जो मसल्स हैं ये चौड़ी होंगी, इसके बाद भोजन को आगे की तरफ सरका देंगी, फिर ये दोबारा से अपनी पोजीशन में आ जाएंगी। इसके बाद आगे वाली जो मसल्स हैं वो दोबारा चौड़ी होंगी जिससे कि भोजन आगे तरफ बढ़ सके, फिर ये दोबारा पिचक के भोजन को आगे की तरफ सरका देगी। कुछ इस तरीके से एसोफेगस यानी ग्रास नली में भोजन आगे बढ़ता रहता है। हम बात करें ग्रास नली के अंदर पाचन, तो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का पाचन ग्रास नली के अंदर नहीं होता है। इसमें जब भोजन जाता है तो उसको एक अलग से नाम देते हैं जिसे कहते हैं बोलस, ठीक है। यहाँ से आपको एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि बोलस किस पार्ट्स में जाके बोलस बनता है। तो बोलस मुख से नीचे जाता है, यानी माउथ से नीचे जाकर ओसोफेगस के अंदर बोलस हमें देखने को मिलता है। और यह क्रिया हमारी वॉलेंट्री मसल्स के थ्रू होती है, यानी कि ये हमारी एक ऐच्छिक पेशियां होती हैं। जब हम चाहें तो खाने को निगलते हैं, जिससे हम ना निगलना चाहें उसे अपन नहीं निगलते हैं, बाहर उल्टी कर देते हैं। तो ये पाचन हो जाता है आपका ग्रास नली के अंदर। इसमें किसी भी तरीके का पाचन नहीं होता, सिर्फ भोजन आपका माउथ से लेकर उसको स्टमक तक पहुँचाया जाता है। आगे अपन देखते हैं कि डाइजेशन इन स्टमक यानी भोजन का पाचन आमाशय में कैसे होता है। तो देखिए आमाशय की हम बात करें तो यहाँ पर हमारा जो डाइजेशन है उसको 4 घंटे लगते हैं, यानी आमाशय में जो भोजन है वो 4 घंटे रुकता है। सबसे ज़्यादा समय लगता है भोजन का 4 घंटे यहाँ पर। आमाशय की हम बात करें तो आमाशय के देखिए 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर वाला भाग होता है जिसे अपन कार्डियक कहते हैं, दूसरा भाग होता है जिसे अपन फंडस या फिर फंडिक कहते हैं, और तीसरा भाग होता है जिसे अपन पाइलोरिक या फिर पाइलोरस कहते हैं, ठीक है। इस 3 तरीके के पार्ट्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कार्डियक भाग क्योंकि ये हृदय के पास पाया जाता है इसलिए इसे कार्डियक भाग कहते हैं। फंडिक भाग इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फूला हुआ भाग है, ऊपर की तरफ से आप जैसे देख पा रहे हैं ये फूला हुआ भाग है, इसलिए इसे फंडिक भाग कह देते हैं। और पाइलोरिक भाग इसे इसलिए कह देते हैं क्योंकि इसमें कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, इसलिए इसे पाइलोरिक भाग कह देते हैं। अब अपन बात करते हैं कि आमाशय में किस तरीके से पाचन होता है। सबसे पहले अपन कार्डियक पार्ट की बात करते हैं। तो ये हम कहें आमाशय का सबसे ऊपरी पार्ट है, ये यहाँ पर आकर एसोफेगस आपकी खत्म, ये यहाँ पर आकर ईसोफेगस आपकी जुड़ रही है, ठीक है। तो एसोफेगस से जैसे ही भोजन आएगा वो सबसे पहले कार्डियक पार्ट में आएगा। तो कार्डियक पार्ट हम कहें आमाशय का सबसे ऊपरी भाग है। इसके अलावा यहाँ पर HCl का निर्माण होता है,
ठीक है, और भोजन को अम्लीयता दी जाती है। अब बात करते हैं कि भोजन को अम्लीयता क्यों दी जाती है। तो देखिए, जब भोजन हमारा सबसे पहले माउथ के अंदर आया, अब माउथ के अंदर जैसे ही भोजन आएगा तो कुछ बैक्टीरिया थे जो भोजन के साथ आ गए थे, उनको हमारे लाइसोजाइम जो पाया जाता है उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो लाइसोजाइम से, या वायरस ऐसे होते हैं जो लाइसोजाइम से नष्ट नहीं हो पाते, तो उनको ये HCl खत्म कर देता है। इसके अलावा इस HCl का एक और काम है कि भोजन यदि अम्लीय होगा तो वो आसानी से पच जाता है। उसको कई पार्टिकल ऐसे होते हैं, फूड पार्टिकल हमारे, जिनको तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए हमें HCl यानी अम्लीय माध्यम उनको देना पड़ता है। इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर HCl बनता है, आमाशय के अंदर HCl बनता है। दूसरे की हम बात करें फंडिक की या फिर फंडस पार्ट की, तो ये फूला हुआ भाग होता है, ठीक है, और इसमें अपन कहीं कांटेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे रूजी कहते हैं, ठीक है, जिसे रूजी कहा जाता है, ठीक है, और ये भोजन को रोक के रखती हैं एक जगह पे, ठीक है, रोक के रखती हैं। इसके अलावा अपन बात करें पाइलोरिक भाग की, तो देखिए पाइलोरिक भाग क्या होता है कि इसमें ग्रंथियां पाई जाती हैं, कई प्रकार की ग्रंथियां, जैसे कि आपकी जो जठर रस है वो कहाँ से निकलता है, वो जठर ग्रंथि से निकलता है, ठीक है, और जठर रस के अंदर 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? एक होता है आपका रेनिन और एक होता है आपका पेप्सिन, ठीक है। अब बात करते हैं अपन रेनिन और पेप्सिन की एक एक की। तो रेनिन जो एंजाइम है वो दूध को दही में बदलता है, दूध को किस में चेंज कर देता है, वो दही में चेंज कर देता है। इसी तरीके से पेप्सिन की बात करते हैं, तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन कर देता है, और प्रोटीन को किसके अंदर बदल देता है, पेप्टोज के अंदर। प्रोटीन को किसके अंदर बदल देता है, पेप्टोज के अंदर बदल देता है। तो ये 2 एंजाइम पाए जाते हैं, रेनिन और पेप्सिन। इसका रेनिन जो है, इसका एक और काम है, यानी क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है कि कैसीन का पाचन कहाँ होता है। तो कैसीन प्रोटीन हम जानते हैं दूध के अंदर पाई जाती है, तो कैसीन प्रोटीन का पाचन कौन करता है, रेनिन एंजाइम कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है। इसके अलावा पेप्सिन है, वो प्रोटीन को पेप्टोज में चेंज कर देता है। तो ये जठर ग्रंथि से जठर रस निकलते हैं जिसमें 2 एंजाइम पाए जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि सर HCl जब हमारी आमाशय के अंदर निकलता है तो वो हमारे आमाशय को डिस्ट्रॉय नहीं करता क्या? तो ये बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि इस पर एक लेयर पाई जाती है जिसे अपन म्यूकोसा कहते हैं, ठीक है। म्यूकोसा की एक परत पाई जाती है जिससे कि HCl यहाँ पर इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाता। म्यूकस की एक परत होती है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि हमने जब देखा वहाँ पे तो बोलस हमारे पास आ चुका था, लेकिन जब बोलस के बाद जब ये भोजन आगे की तरफ जाएगा तो इसे अपन कहेंगे कायम। अब देखिए, कायम से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि आमाशय से निकला हुआ भोजन क्या कहलाता है, तो कायम कहलाता है। इसके अलावा अम्लीय भोजन क्या कहलाता है, तो वो भी कायम कहलाता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर जैसे एसोफेगस से भोजन हमारा अंदर आ जाएगा, ठीक है। अंदर आने के बाद यहाँ पर उसमें HCl वगैरह मिल जाएंगे, रेनिन एंजाइम जो भी इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद आप ये जो ड्यूडेनम देख पा रहे हैं, ये ग्रहणी है, ग्रहणी जिसे कहते हैं ड्यूडेनम। तो ये छोटी आंत की पार्ट है, यानी छोटी आंत की स्टार्टिंग है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक कई तरीके की एक विशेष प्रकार की मसल्स पाई जा रही हैं जिसे अपन कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। ये मसल्स क्या करते हैं, एक तरीके का वॉल्व है ये यहाँ पर। तो जब ये वॉल्व नहीं खुलेंगे तो भोजन यहाँ से नहीं निकल पाएगा, लेकिन ये वॉल्व जब आसानी से खुल जाते हैं तभी भोजन आगे जा सकता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रहणी और आमाशय के मध्य वॉल्व पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है, ठीक है। ये आपका आमाशय का पाचन हो गया, आमाशय के अंदर पाचन हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि छोटी आंत में पाचन। अब यहाँ के बाद भोजन आपका छोटी आंत में आ चुका है। छोटी आंत में आने के बाद भोजन का पाचन सबसे ज्यादा हो जाता है, यानी कि संपूर्ण पाचन छोटी आंत के अंदर हो जाता है। इसके अलावा भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के अंदर ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें छोटी आंत को समझने से पहले हमें जो सहायक ग्रंथियां थी उनके बारे में थोड़ा सा समझना होगा। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स मैंने आपको बता दी, इसके अलावा मैंने लीवर, गॉल ब्लैडर भी आपको बताई थी, पेनक्रियास बताया था। तो उनकी भी एक बार हम फंक्शन देख लेते हैं कि वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, क्योंकि उनके जो एंजाइम्स बनते हैं या उनके जो जूसेस वगैरह बनते हैं वो छोटी आंत में आकर अपना काम दिखाते हैं। तो देखिए, ये सबसे ऊपर आपको लीवर दिखाई दे रहा है जिसे अपन यकृत कहते हैं। ये स्टमक से थोड़ा ऊपर होता है और इसके अंदर ही एक छोटा सा कैप्सूल जैसी संरचना पाई जाती है, थैली जैसी, जिसे अपन गॉल ब्लैडर कहते हैं या फिर पित्ताशय कहते हैं। अब ये पित्ताशय का काम क्या है कि लीवर के अंदर पित्तरस बनता है, ठीक है, जिसे बाइल जूस कहते हैं। और ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर के अंदर एकत्रित होता रहता है, जिसे पित्ताशय कहते हैं, ठीक है। इस पित्ताशय की जो हम बात करें प्रकृति की, तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। अब छोटी आंत के अंदर जब भोजन जाता है तो छोटी आंत सीधी मना कर देता है कि मैं एसिडिक फूड को नहीं लूंगा, ठीक है। अब वो एसिडिक फूड को नहीं लेगा, लेकिन स्टमक के अंदर उसका जो मीडियम था वो एसिडिक था। तो अब यहाँ पर लीवर अपना काम करेगा। लीवर ने अपने पित्त रस को गॉल ब्लैडर के अंदर दिया और गॉल ब्लैडर ने क्या किया, यहाँ से देखिए गॉल ब्लैडर के अंदर जो रस भरा हुआ है वो इस वाइल डक्ट में आएगा, ठीक है, इसे कहेंगे वाइल डक्ट। और इधर आप देख पा रहे हैं ये पेनक्रियास है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पेनक्रियास है,
ठीक है। इस पैनक्रियाज के अंदर भी एक जूस बनता है जिसे अपन पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं या फिर अग्नाशयी रस कहते हैं। तो जैसे ही ये अग्नाशयी रस यहाँ से आएगा, मैं आपको एक बार दोबारा दिखाता हूँ, देखिए ये ऊपर से लाइन आ रही है, ठीक है, नली आ रही है, डक्ट आ रही है, इसके अलावा ये पैनक्रियाज से एक दूसरी लाइन निकल रही है, तो ये दोनों आकर इस लाइन में आके जुड़ जाती हैं जिससे कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। यहाँ से बाइल जूस निकलता है जिसे अपन पित्तरस कहते हैं। अब यहाँ पर क्या करेगा भोजन, इस पे जैसे ही इनके जो एंजाइम्स हैं ये दोनों जूस आकर आमाशय के नीचे जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर मिलने लग जाएंगे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर भोजन का जो मीडियम है वो कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं कि अग्नाशयी रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशयी रस में विशेष प्रकार से 3 एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है आपका लाइपेज, ठीक है, दूसरा है आपका एमाइलेज और तीसरा है आपका यहां लिख देता हूं मैं आपको, तीसरा ट्रिप्सिन, तीसरा है ट्रिप्सिन। तीनों के मैं आपको काम बताता हूं। सबसे पहले अपन लाइपेज की बात करते हैं। देखिए लाइपेज क्या करता है, लाइपेज आपका लिपिड का पाचन करता है, लिपिड यानी कि फैट, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर फैट हुआ, फैट का कहीं भी पाचन नहीं हुआ है अभी तक, आपने देखा कहीं भी पाचन नहीं हुआ, सिर्फ प्रोटीन का हुआ है या फिर थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च का माउथ के अंदर पाचन हुआ है, लेकिन लिपिड का पाचन कहीं नहीं हुआ। तो लिपिड का पाचन कहाँ पे होगा, छोटी आंत के अंदर लिपिड का पाचन होगा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं एमाइलेज की, तो एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। अब देखिए आप कहेंगे सर कुछ स्टार्च तो हमारे माउथ के अंदर ही पाचन हो चुका था उनका। देखिए कुछ स्टार्च ऐसे होते हैं, यानी स्टार्च जो है वो कई तरीके के होते हैं। तो पॉलीसेकेराइड है उसका एक तरीके से फॉर्म सिर्फ ओलिगोसेकेराइड के अंदर चेंज होगा, लेकिन कंप्लीट पाचन यानी कंप्लीट जो डाइजेशन है वो आपका छोटी आंत के अंदर जाकर होता है, ठीक है। उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में सिर्फ माउथ के अंदर चेंज किया जाता है, लेकिन एमाइलेज के द्वारा स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन कर दिया जाता है। पालतू पशु होते हैं जैसे कि काऊ और भैंस, ये सब जुगाली करते हैं, आपने देखा होगा, तो इनके अंदर एमाइलेज एंजाइम नहीं पाया जाता, इस वजह से ये स्टार्च का पाचन नहीं कर पाते। तो ये क्या करते हैं, मुंह के अंदर ही जो इनके अंदर सलाइवा है उसमें जो एंजाइम पाया जाता है उससे ही ये उसको पचाने की कोशिश करते हैं, इसलिए उसको मुंह में ही काफ़ी घंटों तक ये चलाते रहते हैं, जिसे जुगाली कहते हैं, ठीक है। अगले की बात करते हैं ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन आपका काम क्या काम करता है, देखिए ट्रिप्सिन एक विशेष प्रकार का काम करता है जो कि पेप्टोज को किसके अंदर बदल देता है, पेप्टाइड के अंदर, ठीक है। अब देखिए एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ दोबारा से। देखिए हमने आमाशय के अंदर जब देखा तो एक एंजाइम पाया जा रहा था पेप्सिन, पेप्सिन प्रोटीन को किसके अंदर बदल रहा था, पेप्टोज के अंदर, ठीक है। अब पेप्टोज का आगे जाके डाइजेशन होना जरूरी है, और यहाँ पर छोटी आंत के अंदर जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये पेप्टोज को किसके अंदर चेंज कर देता है, पेप्टाइड के अंदर चेंज कर देता है। इस तरीके से प्रोटीन अब पेप्टाइड की फॉर्म में आ चुका है। प्रोटीन हम जानते हैं काफी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो इसका पाचन इतनी आसानी से नहीं हो पाता, अभी और आगे जाके ये चेंज होगा, फिर जाके इसका पाचन होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए क्या होता है कि छोटी आंत के हम डिवाइड्स की बात करें, यानी कौन कौन से भाग हैं, तो छोटी आंत 3 भागों में डिवाइड होता है, जिसे ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम कहते हैं। देखिए जो भाग आपका आमाशय से जुड़ा हुआ है उसे कहते हैं ड्यूडेनम, ठीक है। उसके बाद जो बीच वाला पोर्शन है उस बीच वाले पोर्शन को बोला जाता है जेजुनम, और जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन है जो बड़ी आंत से जुड़ा होता है उसे इलियम कहते हैं, ठीक है। तो ड्यूडेनम के अंदर हम बात करें तो किसी भी प्रकार का डाइजेशन यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आकर सिर्फ और सिर्फ जो पित्तरस है या फिर जो हम बात करें अग्नाशयी रस है वो दोनों आकर मिलते हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता, ठीक है। अब बात करते हैं इलियम की। तो इलियम के अंदर क्या होता है, भोजन को स्थान दिया जाता है, भोजन को स्थान दिया जाता है। देखिए जब कोई भी काम होता है तो उसके लिए खाली स्थान की जरूरत होती है, ठीक है। तो एंजाइम भी आए, ठीक है, जैसे कि आपके पित्तरस या फिर अग्नाशयी रस दोनों आके मिले, कहाँ पर मिले, ड्यूडेनम के अंदर। अब ड्यूडेनम वहीं पे अपना काम स्टार्ट नहीं कर देगा, अगर वहीं पे स्टार्ट कर देता है तो जो छोटी आंत है वो इतनी बड़ी नहीं होती, ठीक है। तो दोनों जब रस वहाँ पर मिलेंगे, उसके अलावा जो फूड है वो आगे बढ़ता चलेगा, यहाँ पर भी क्रमानुक्रमचन गतियाँ होंगी, और आगे बढ़ता हुआ जेजुनम के अंदर जाकर इनको काफ़ी स्थान मिलेगा, काफ़ी जगह मिलेगी, खुली जगह मिलेगी, और यहाँ पर इनका आकर पाचन होगा, ठीक है। और जो इलियम वाला पोर्शन है यहाँ पर आकर इनका पाचन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर जो भोजन का पाचन होने के बाद अपशोषण भी स्टार्ट हो जाएगा, और अपशोषण होता है, एक उंगली जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं जिन्हें बिलाई कहते हैं, ठीक है। तो उंगली जैसे प्रवर्ध किसके अंदर पाए जाते हैं, इलियम वाले भाग के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उंगली जैसे प्रवर्ध या फिर बिलाई छोटी आंत के किस भाग में पाए जाते हैं, तो इलियम भाग में, छोटी आंत इलियम वाले भाग में बिलाई पाए जाते हैं। अब देखिए एक चीज और मैं आपको समझाता हूँ कि हमने देखा
कि अभी तक प्रोटीन का पाचन नहीं हुआ है, लेकिन छोटी आंत में ही कंप्लीट पाचन हो जाना चाहिए, ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक प्रोटीन का पाचन नहीं हुआ है। अभी तक हमारे पास क्या था, पेप्टाइड, ठीक है, पेप्टाइड हमारे पास था। पेप्टाइड का पाचन कौन करेगा, इरिप्सिन एंजाइम। कौन करेगा, पेप्टाइड का पाचन करेगा इरिप्सिन एंजाइम, और ये इरिप्सिन एंजाइम इस पेप्टाइड को किसके अंदर चेंज कर देगा, अमीनो एसिड के अंदर, ठीक है। तो प्रोटीन हम जानते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो आपने देखा प्रोटीन का पाचन कितनी लंबी प्रोसेस में हुआ। सबसे पहले प्रोटीन का पाचन आमाशय से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले प्रोटीन का पाचन आमाशय से स्टार्ट हुआ। आमाशय में पेप्सिन एंजाइम था जिसने प्रोटीन को पेप्टोज के अंदर तोड़ा। फिर उसके बाद छोटी आंत में जो अम्लीय रस आके मिले, ठीक है, अग्नाशी रस में आके ट्रिप्सिन ने उसको पेप्टोज को फिर पेप्टाइड के अंदर बदला, और फिर पेप्टाइड को इरिप्सिन एंजाइम ने लास्ट में जाके अमीनो एसिड के अंदर बदला। तो आप देख सकते हैं प्रोटीन का पाचन करने में कितना टाइम लगता है। तो इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपका कंप्लीट पाचन हर चीज का हो चुका है। यहाँ पर हम देखें वसा का पाचन पहले ही हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन आमाशय के अंदर हो चुका है, ठीक है, लेकिन और जो प्रोटीन का पाचन है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर हो चुका है। अब बात करते हैं अपन बड़ी आंत की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बड़ी आंत में हम बात करें, यहाँ पर आकर छोटी आंत आपकी जुड़ रही है, यानी छोटी आंत का जो लास्ट वाला पोर्शन है इलियम, इलियम यहाँ पर आकर जुड़ रहा है और इसे कहते हैं इलियोसिकल बॉल। अब देखिए क्या, जहां पर इलियम आकर जुड़ रही है उस वाले पोर्शन को बड़ी आंत को कहते हैं सीकम, ठीक है, सीकम। और जो वॉल्व हैं जो कि छोटी आंत से बड़ी आंत में भोजन ला के देंगे उसे कहेंगे इलियोसिकल बॉल। जो कि बड़ी आंत है इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम, ठीक है। अब देखिए जो सीकम है वो हमने देख लिया, एक छोटा सा भाग है, फूला हुआ भाग है जिसे सीकम कहते हैं। सीकम पे ही एक छोटी सी उंगली जैसी संरचना लटकी रहती है जिसे अपन अपेंडिक्स कहते हैं, और ये अपशेषी अंग है। पहले मतलब जो अपशेषी अंग है यानी अपेंडिक्स है, ये जानवरों में ज़्यादा विकसित होता है, लेकिन पहले क्योंकि वो घास फूस खाते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, मानव भी घास फूस खाता था, तो उस टाइम पे ये काफ़ी एक्टिव रहती थी अपेंडिक्स, लेकिन अब मानव घास फूस खाना उसने बंद कर दिया, तो अब ये अपेंडिक्स धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, इसलिए एक तरीके से ये अपशेषी अंग बन के रह गया है। कभी कभी ये ह्यूमंस के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो इसे ऑपरेशन करके सर्जरी करके निकाल दिया जाता है। अब देखिए जो कोलन वाला पार्ट है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, सबसे पहले है असेंडिंग कोलन यानी चढ़ता हुआ भाग कोलन का, उसे असेंडिंग कोलन कहेंगे। उसके बाद जो क्षैतिज भाग है उसे कहेंगे ट्रांसवर्स कोलन, और उसके बाद जो नीचे की तरफ आता हुआ भाग है उसे कहेंगे डिसेंडिंग कोलन। तो कोलन के 3 पार्ट हो गए, असेंडिंग कोलन यानी चढ़ता हुआ भाग, उसके बाद क्षैतिज जिसे ट्रांसवर्स कोलन कहेंगे, और लास्ट में आएगा आपका डिसेंडिंग कोलन, ठीक है, इस तरीके से। और ये मुड़ा हुआ भाग है इसे कहेंगे सिग्मोइड कोलन, और कोलन आकर आपका रेक्टम के अंदर खुलेगा जिसे अपन कहेंगे मलाशय। हम बात करें कि बड़ी आंत के अंदर पाचन किस तरीके से होता है, तो इसके अंदर पाचन तो हो ही नहीं रहा, सिर्फ क्या होता है, अवशोषण होता है। पाचन तो कंप्लीट हो चुका है छोटी आंत के अंदर, अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन आपने देखा है वाटर का कहीं भी एब्जॉर्प्शन अभी तक नहीं हुआ। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर आकर होगा, बड़ी आंत के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें कि जो चीज़ें रह गई हैं, इसके अलावा विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, उन सब का अवशोषण भी बड़ी आंत के अंदर हो जाता है। तो हम बात करें बड़ी आंत सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन का काम करती है, अवशोषण का काम करती है, चाहे वो वाटर हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो। तो इस तरीके से आपकी छोटी आंत से आकर बड़ी आंत में भोजन जो है वो लास्ट में आकर वेस्टेज होना स्टार्ट हो जाता है, और वेस्ट होते होते बड़ी आंत में से जब उसमें से वाटर भी निकाल दिया जाता है, काम की चीज़ें निकाल दी जाती हैं, तो आपका रेक्टम में आकर उसको एकत्रित कर दिया जाता है, यानी मलाशय के अंदर उसे इकट्ठा कर दिया जाता है, और मलाशय के अंदर इकट्ठित हो जाने के बाद उसे कहते हैं स्टूल या फिर मल हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए जो आपकी अग्नाशी रस है, जो मैंने आपको बताए थे, काफ़ी एंजाइम पाए जाते हैं, और लीवर में जो पित्तरस बनता है उस पित्तरस में एक हम कहें रसायन पाया जाता है जिसे बिलिरुबिन और बिलिरुबिन कहते हैं। 2 रसायन पाए जाते हैं, 2 केमिकल पाए जाते हैं। तो बिलिरुबिन जो है वो मल को येलो कलर का रंग प्रदान करता है, ठीक है। आपने देखा होगा मल का जो कलर है वो बेसिक कलर जो होता है वो येलो कलर का होता है, उसके अलावा कई सारी चीज़ों पर वो कलर डिपेंड करता है। तो वो जो कलर है वो बिलिरुबिन के कारण होता है। तो स्टूल जब मलाशय के अंदर एकत्रित हो जाता है, उसके बाद हमारी इच्छाएं, जब मल त्याग करने की इच्छा होती है तो अपन फ्रेश होने जाते हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ पर हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करती हैं, ठीक है। और मल त्याग करने का जो मन करता है तो एनस के थ्रू मल को बाहर निकाल दिया जाता है, यानी स्टूल को बाहर निकाल दिया जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके से आपने देखा भोजन को हमने मुख से लिया और गुदा से यानी एनस से बाहर निकाल दिया। इस तरीके से भोजन का पाचन एक एक पार्ट के अंदर कंप्लीट होता है।
एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। एक बार इस पार्ट के अंदर हम देख लेते हैं एक बार रिवाइज करके कि माउथ के अंदर किस तरीके से पाचन होता है। तो माउथ के अंदर भोजन को फिजिकल रूप से तोड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद उसमें सलाइवा मिलाई जाती है जिसमें कई प्रकार के एंजाइम होते हैं, जैसे लाइसोजाइम एंजाइम, टाइलिन एंजाइम। तो ये सब क्या करते हैं, एक तो जीवाणुओं को रोकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से बैक्टीरिया वायरस हमारे भोजन के अंदर आ गए हैं तो छोटे मोटे बैक्टीरिया वायरस को ये खत्म कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा यहाँ पर स्टार्च का पाचन कर दिया जाता है, ठीक है। और म्यूकस मिला दी जाती है, सलाइवा मिला दी जाती है, जिससे भोजन चिपचिपा बन जाता है। इसके बाद भोजन को एसोफेगस में भेजा जाता है, यानी ग्रास नली में भेजा जाता है। यहाँ पर भोजन का किसी भी तरीके का पाचन नहीं होता, सिर्फ एक रास्ता है ये मुख से भोजन को आमाशय तक लाने का, ठीक है। और क्रमानुकुंचन गतियों द्वारा इसमें भोजन को आगे खिसकाया जाता है। इसमें जो भोजन होता है उसे बोलस कहते हैं, ठीक है। और वो भोजन लगभग आधा पचा हुआ होता है, ठीक है। आधे से भी कम पार्ट उसका पचा हुआ होता है। और ये क्रिया हमारी वॉलेंट्री मसल्स के थ्रू होती है, या फिर इस क्रिया को अपन वॉलेंट्री फंक्शन कहते हैं, ठीक है। एसोफेगस के बाद उसे स्टमक में भेज दिया जाता है, यानी आमाशय में भेज दिया जाता है। और आमाशय का जो भाग है जहाँ पर आकर वो जुड़ता है उसे कार्डियक भाग कहते हैं, ठीक है। और आमाशय में भोजन हमारा 4 घंटे रहता है। आमाशय के 3 भाग यानी स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, ठीक है। कार्डियक भाग सबसे ऊपर भाग है, ऊपरी भाग है, और क्योंकि ये हृदय के पास पाया जाता है। इसके अलावा इसमें HCl का निर्माण होता है और जो भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है, एसिडिटी देता है। इसके अलावा हम बात करें HCl जो है, जो भी बैक्टीरिया वायरस सलाइवा से बच गए हैं उनको यहाँ पर आकर ख़त्म कर दिया जाता है। इसके अलावा हमारे जो भोजन है या फूड है उसको एसिडिक मीडियम जिन जिन चीज़ों को पचने के लिए चाहिए, डाइजेस्ट होने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, वो उनको एसिडिक मीडियम प्रदान कराता है। इसके अलावा फंडिक भाग की बात करें तो यहाँ पर रूजी जैसी संरचना पाई जाती है, कांटे जैसी संरचना पाई जाती है जो भोजन को रोक के रखती हैं। इसके अलावा पाइलोरिक भाग की बात करें तो इसमें ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि जठर ग्रंथि होती है, उससे जठर रस निकलता है। और उसमें जैसे कि एंजाइम है आपका रेनिन और पेप्सिन। रेनिन आपका दूध को दही के अंदर चेंज करता है, ठीक है, या फिर कैसीन का पाचन करता है। उसके अलावा पेप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टोज के अंदर बदल देता है, ठीक है। ये सब काम कहाँ चल रहा है, स्टमक के अंदर चल रहा है। स्टमक की परत को HCl नुकसान नहीं पहुंचा पाता क्योंकि उसके पास म्यूकोसा की लेयर पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें जब भोजन यहाँ पर पहुंच जाता है तो उसे अपन कायम कह देते हैं। आमाशय से भोजन आया, कायम। सबसे पहले हम माउथ की बात करते हैं। माउथ से भोजन आता है उसे बोलस कहते हैं। और भोजन जब आमाशय के अंदर आ जाता है, स्टमक के अंदर आ जाता है, उसे कायम कह देते हैं। इसके बाद बात आती है छोटी आंत की। तो छोटी आंत में आपका जो भोजन है उसका 50 to 60% डाइजेशन छोटी आंत के अंदर होता है। छोटी आंत के अंदर ही पेनक्रियाज और लीवर के जो जूसेस बनते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर में जाकर एकत्रित होते हैं, उनको मिलाया जाता है, ठीक है। और आमाशय का जो पाइलोरिक वाल्व होते हैं वहाँ से भोजन छोटी आंत में भेजा जाता है और पुनः क्रमानुकंचन गतियाँ शुरू हो जाती हैं और फिर से क्रमानुकंचन गतियों से भोजन को आगे ला लिया जाता है। अब देखिए छोटी आंत की भी 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम। तो ड्यूडेनम जो भाग है वो आमाशय से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आकर गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज से जो एंजाइम्स वगैरह निकलते हैं वो आकर मिलते हैं। जैसे कि आपके जो अग्नाशयी रस है या फिर पेनक्रियाटिक जूस है उससे 3 एंजाइम निकलते हैं, लाइपेज जो कि लिपिड का डाइजेशन करते हैं, MLA जो कि स्टार्च का पाचन करते हैं, और ट्रिप्सिन जो कि पेप्टोन्स को किसके अंदर बदल देता है, पेप्टाइड के अंदर बदल देता है। अलावा पित्ताशय से जो पेनक्रियाटिक जूस निकलता है अग्नाशय से, वो भोजन को एसिडिक से बेसिक मीडियम प्रदान करता है, यानी क्षारीय माध्यम उसको प्रदान करता है। और पित्तरस से ही आपके वसा का पाचन हो जाता है, जिसे एमल्सिफिकेशन कहते हैं। इसके बाद हम बात करें जो ड्यूडेनम है उसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। ज्यूजेनम भोजन को जगह देता है जिससे उसको पचाया जा सके, मिक्स किया जा सके जो एंजाइम आए हैं। उसके अलावा जो इलियम वाला भाग है इसमें भोजन का पाचन होता है और विलाई पाई जाती है, उंगली जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं जिनसे भोजन का अपशोषण कर लिया जाता है। और इलियम में ही इरप्शन एंजाइम पाया जाता है जो पेप्टाइड को अमीनो एसिड के अंदर चेंज कर लेता है। तो प्रोटीन का कंप्लीट पाचन इलियम, छोटी आंत के इलियम वाले भाग में होता है, ठीक है। आगे अपन बड़ी आंत की बात करते हैं, यानी लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर चीज़ों का अपशोषण किया जाता है। जो भी चीज़ें पच चुकी हैं, जो भी मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, वाटर है, या इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं उन सबका अपशोषण किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद भोजन को मलाशय के अंदर भेजा जाता है और मलाशय या फिर रेक्टम में भोजन जाकर काइल कहलाता है, ठीक है। सबसे पहले बोलस था, उसके बाद काइम था, अब वो बन गया काइल। तो काइल मलाशय में जाकर एकत्रित हो जाता है, उसके बाद गुदा से या फिर एनस से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके से हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को थम्स अप दें, लाइक करें, एक अच्छी सी कमेंट करें, और कोई अगर दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।